Hello, hi, and welcome again to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I'm a mathematics mentor. तो आज की इस ब्यूटीफुल सी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दी चैप्टर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम दी चैप्टर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्ट्रेट अवे जंप टू दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ए की जो की जो वैल्यू है, राइट, ए जो इंटीजर है उसको ऑलरेडी फैक्टराइज कर दिया गया है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, और उसके फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से लिखा गया है। उसी तरीके से b कोई एक दूसरा नंबर है, उसको फैक्टराइज करके कुछ इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, और बोला गया है कि p और q दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप a और b दोनों का HCF निकालते हो तो वो आपको p टू द पावर ऑफ m और q टू द पावर ऑफ n के टर्म्स में निकलता है, जहां पे हमें m और n की वैल्यू नहीं पता है, जो कि हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमको बोला गया है कि अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं इन्हीं दो नंबर का तो वो हमें p टू द पावर ऑफ r और q टू द पावर ऑफ s के फॉर्म में मिलता है, जहां पे अगेन हमें r और s की वैल्यू नहीं पता, तो वो हम निकालेंगे। एक बार हम m n r और s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, राइट। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ना इस चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाती है, सर इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हमने तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर सिंपल से दे दो, आप 32 दे दो, 64 दे दो, 72 दे दो, हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन उसके बाद हम, आप एलसीएम बोलोगे हम एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ बोलोगे हम एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, बट अगर आप मुझसे पूछो तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट उन क्वेश्चन से और ज़्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं टाइम लेकर के समझाऊंगा, बट मेक श्योर करूंगा कि ये क्वेश्चन आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है, मान लो हमारे पास एक नंबर लिखा है 64। ठीक है, अब इस 64 के अगर आपको फैक्टर्स निकालने, बेसिकली प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो आप क्या करोगे, आप 64 को ऐसे फैक्टराइज करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, इस तरीके से लिखते हो। अब उसके बाद इसको पावर्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 ऐसे लिखते हो। ठीक है, अब उसी तरीके से आप इसको भी हैंडल देखो ना, सेम तरीके से आप इसको भी देखो। ए हमारे पास कोई एक नंबर है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, हमारे पास ए कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा। ठीक है, तो हमें कोई दो नंबर मिले, एक p मिला है, एक q मिला है। ठीक है, अब पावर ये बताती है कि ये पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे 2 जो है वो 6 बार रिपीट हुआ है, दैट्स वाई हमने क्या लिखा है 2 टू द पावर ऑफ 6। उसी तरीके से यहाँ पे p 3 बार रिपीट हो रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे p की पावर 3 लिख दिया। अब Q जो है यहाँ पे कोई एक नंबर कोई भी होगा, मुझे क्या पता, ठीक है, बट उसने बोला है कि जब आप फैक्टर करोगे तो वहाँ पे जो दूसरा Q टाइप का जो नंबर है वो आपका 4 बार रिपीट होगा, तभी तो हमने यहाँ पे पावर में 4 लगा दी। इतनी बात इजी है ना, ये तो समझ में आ रहा है, इजी सा चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर B को देखो तो b बराबर में क्या लिखा है p स्क्वायर, यानी कि p कोई नंबर होगा जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे, और q कोई नंबर है जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है। बस यही तो हमें बोला गया ना। अब हमें यहाँ पे तो फैक्टराइजेशन भी नहीं करना, हमें तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में ही दिया हुआ है, और ये भी बोला गया है कि p और q दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। भाई हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे p और q ऑलरेडी बोल रखा है कि प्राइम नंबर्स हैं, तो हमारे लिए तो इसने सारा काम ईजी कर दिया। बस हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि है फॉर्मूला। अगर हम आपसे पूछें कि HCF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है हाईएस्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोएस्ट कॉमन पावर। बस आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ये फॉर्मूले पे ही सारा खेल डिपेंड है, लोएस्ट कॉमन पावर। ठीक है, लोएस्ट कॉमन पावर, ठीक है, ये आपका HCF निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं यहीं से ही HCF निकालता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे कौन सा कलर ले लूँ, ऑरेंज ले लेता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पे HCF निकाल लूँ, HCF ऑफ, ठीक है, कौन से दो नंबर है A और B, अगर मैं HCF निकालता हूँ तो लोएस्ट कॉमन पावर लेनी है, यानी कि देखो P को अगर कंपेयर करो तो उसकी लोएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे P की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर आप Q को कंपेयर करो तो उसकी लोएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंपल सा, देखो कितना इजीली हम लोगों ने इसका क्या निकाल दिया, HCF निकाल दिया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आप देखो तो क्वेश्चन में बोला गया है जब आप इन दोनों का HCF निकालते हो A और B का, तो आपको P टू द पावर ऑफ M और Q टू द पावर ऑफ N के फॉर्म में मिलता है। तो आप इतने इसको जो है आपने फर्दर P टू द पावर ऑफ M और Q टू द पावर ऑफ N के फॉर्म में इक्वेट कर दिया। ठीक है, इक्वेट करने के बाद अब यहाँ से आपको M की जो वैल्यू मिलेगी, भाई P देखो बेस सेम होता है तो पावर्स बराबर हो जाती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, M की वैल्यू 2 मिल गई और N की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ठीक है, देखो इजीली हमें M और N की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से अब हम अगर एलसीएम की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर हम एलसीएम की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, लोएस्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर। क्या लिखेंगे, हाईएस्ट कॉमन पावर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन पावर। ठीक है, अब ये हमारे पास एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब अगर हम मान लो एलसीएम हम निकालते हैं इन दो नंबर्स का, अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालते हैं ऑफ द नंबर्स ए कॉमा बी, तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर लेनी, यानी कि पी को कंपेयर करोगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी टू द पावर ऑफ 3। उसके बाद क्यू को अगर कंपेयर करोगे तो उसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको एलसीएम जो बोला गया है ए और बी का जब आप निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, पी टू द पावर ऑफ आर और क्यू टू द पावर ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टू द पावर ऑफ आर और क्यू टू द पावर ऑफ एस, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे आर की वैल्यू देखो तो वो आपको मिल रही है 3 और क्यू की वैल्यू आप देखो, सॉरी एस की वैल्यू अगर आप देखो तो वो आपको मिल रही है 4। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर और एस की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, अब हमको फाइनली क्या बताना है, हमको फाइनली यहाँ पे क्या बताना है, हमको यहाँ पे बताना है m प्लस n और r प्लस एस की कंबाइन वैल्यू। ठीक है, m की वैल्यू हमने निकाली है 2, n की वैल्यू हमने निकाली है 3, r जो यहाँ पे r है उसकी वैल्यू हमने निकाली है 3 और s की वैल्यू हमने निकाली है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 35। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 7380। ठीक है, इफ एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज 7340 मोर देन देयर एचसीएफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो हमको क्वेश्चन में बोला है कि कोई दो नंबर्स होंगे, ठीक है, जब आपने उनका एलसीएम लिया और उनका एचसीएफ लिया और जब उन दोनों को आपने जोड़ा तो आपको मिला 7380। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, हम पहले मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर बी ए एंड बी। ठीक है, मैंने दो नंबर्स वो ए एंड बी मान लिए। ठीक है, अब अगर मैं उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, और अगर मैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालता हूँ, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, और अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 7380 मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, इफ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, अगर हम इन दोनों के एलसीएम की बात करें, इफ द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, इज 73, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इज 7340 मोर देन देयर एचसीएफ, मतलब ये एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो वो एचसीएफ से 7340 ज्यादा है, यानी कि प्लस करोगे किसको, एचसीएफ को, किसके, ए और बी के। ठीक है, तो ये हमारे पास डियर दो इक्वेशंस आ गई है ना। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, आपको समझ में नहीं आएगा सर कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे आप दो एलसीएम ए और बी लिखा है, यहाँ पे ए बी लिखा है, तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो अब अगर इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, फर्दर आप ये मान लो, ठीक है, आप फिर से आप मान लो यहाँ पे लेट, ठीक है, अगर आप एलसीएम निकालते हो, मैं मान रहा हूँ लेट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और एचसीएफ ऑफ ए एंड बी की अगर बात करो तो वो मैंने मान लिया है वाई। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा, ठीक है, माना है, जैसे एज्यूम किया, तो अब पहली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स
प्लस x प्लस में y बराबर में 7380। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। देखो कितनी सिंपल सी आ गई। अब अगर दूसरी इक्वेशन को देखेंगे तो वो हो जाएगी x इक्वल टू 7340 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका HCF किसको माना था मैंने, y को माना था। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मुझे वहां पे y की वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो अगर x की जगह पे मैं ये लिख दूं 7340, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखना, ठीक है, एग्जाम में जब भी आप लिखना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, जब भी आप एग्जाम में लिखना तो आप यहाँ पे एक लाइन जरूर लिख देना कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब 7340 प्लस ऑफ y, ठीक है, प्लस ऑफ y बराबर में 7380। अब ये 7340 जब उधर जाएगा तो 7380 में से 7340 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे हो गया 2y। तो यहाँ से फर्दर हमें जो y की वैल्यू मिली है वो मिली है 20। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिल गई है 20। ठीक है, अब y का मतलब क्या है? y का मतलब है हमको मिल गया है HCF ऑफ a और b हमें मिल गया है 20। ठीक है, अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इसी y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे 2 में पुट करते तो हम x की वैल्यू सिंपली फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलेगी? अगर हम यहाँ पे 20 पुट कर दें तो 7340 प्लस 20 कितना मिल जाएगा? 7360। इतना तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। x और y की वैल्यू मिल गई। अगर x की वैल्यू मिल गई, ये रिप्रेजेंट कर रही है एलसीएम को, तो एलसीएम ऑफ a और b हमें मिल गया है 7360। ठीक है, अब हमें बेसिकली बताना क्या था? हमें बताना था फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें इन्हीं दो a और b का प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट बताने के लिए हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ टू नंबर्स, है ना, मल्टीप्लाई बाय दी LCM ऑफ टू नंबर्स, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अगर हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो HCF हमने कितना निकाला है? 7360 मल्टीप्लाई LCM हमने कितना निकाला? एक सेकेंड, गलत लिख दिया। हमने HCF तो 20 निकाला था ना, HCF हमने निकाला था 20, LCM निकाला था 7360। ठीक है, अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 3 जा 6, 1 एक सेकेंड, नहीं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 7 और 2 7 जा 14 और यहाँ पे 00 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्या? मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ, फोर्थ को बार बार लिख दिया है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है? द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1521 9377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3। जब भी हमारे पास रिमाइंडर के बिहाफ पे कोई क्वेश्चन होता है, जैसे जहाँ पे रिमाइंडर वर्ड मेंशन किया होता है, हमेशा एक बात याद रखना, उस रिमाइंडर को हम जो भी हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी ना उसमें से हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर है 1251, उसमें से सबसे पहला नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आ गया है वो आ गया 1250। ठीक है, ये नंबर आ गया। दूसरा नंबर गिवन है 9377, उसमें से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 9375। ठीक है, ये नंबर आ गया। तीसरा नंबर हमारे पास गिवन है 15628, इसमें से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे है 52651। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, बहुत बच्चों को एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि सर हम लोग रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, है ना। तो देखो, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं दैट मीन्स अब हमारे पास जो ये नंबर आ रहा है, ठीक है, अभी तक बहुत ध्यान समझना क्या बोला गया है कि इन तीनों को डिवाइड करने वाला, इन तीनों को डिवाइड करने वाला एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो,
एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, ठीक है, जो अगर डिवाइड करता है इन तीनों को, इसको डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता, इसको डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देता, इसको डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मुझे 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब 9 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर 1 मिला। अब अगर इसी रिमाइंडर को मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 8। अब तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा ना 2 8 से, तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैंने सारे रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो मैं इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर निकालूंगा तो वो इन तीनों नंबर्स को इजिली डिवाइड कर देगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात समझो बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़ा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि इन तीनों का ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो इन तीनों जो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम ही समझ में आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स करेंगे, है ना, तभी तो निकाल पाएंगे ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब यहाँ पे फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो फटाफट से। ठीक है, फैक्टर जब अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या ये 3 से जाएगा क्या, उसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, ऐड करके देखो 5 6 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 3 से नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये 5 से जाएगा। तो 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, ये चीज़ समझ में आ गई। चल अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे है, अब इसको जरा एक बार पहले कोशिश हमेशा करना है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 से तो जाएगा नहीं फॉर श्योर। अब ये क्या आपका 3 से जाएगा क्या, 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितना होता है 24, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, दैट मीन्स 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब अगेन इसको देखो क्या 3 से जा रहा है क्या, 3 1 4 2 6 और 5 11, यानी कि आपका 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब 5 6 है 30, ठीक है, 5 2 है 10 और 5 5 है 25, फिर अगेन ये 5 से जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 125, फिर अगेन आपका 5 से जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर आपका 5 से जाएगा 5 5 जा और फिर 5 से, दैट मीन्स 5 1 जा। ठीक है, अब उसके बाद इसकी बारी आती है, इसको देखो, अब ये क्या 3 से जाएगा क्या, इसको ऐड करके देखो, 6 5 11 1 12 2 14 और 5 19, नहीं जाएगा, यहाँ पे 5 से ही कैंसिल होगा। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 1 5 2 5 आ गया, फिर अगेन ये 5 से ही कैंसिल होगा, अब आ जाएगा आपका 6 2 5। ठीक है, फिर 5 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1 2 5, फिर 5 से कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 5 से कैंसिल होगा 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल होगा 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब अभी तो मैंने सिंपल खाली प्राइम फैक्टराइजेशन किए, अब इसको ज़रा पावर्स के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1250 को अगर आप पावर्स के टर्म्स में लिखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है, फिर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स में, दैट मीन्स 5 टू द पावर ऑफ 4, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं 9375 की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 5 आपका 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 आपका 1 टाइम और 5 आपका 5 टाइम्स, तो ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद ये आ रहा है 15625, 15625। ठीक है, अब इसमें देखो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 और 3 6 बार, यानी कि 5 आपका रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स में। ठीक है, 5 आपका रिपीट हो रहा है 6 टाइम। तो सबसे पहले हम इन केसेस में क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं। क्या करते हैं, बेसिस को सेम करते हैं। देखो तीनों में 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले में देखो आपका 2 है बट सेकंड में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 देखो हमें पता है किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 करते हैं तो अल्टीमेटली 1 हो जाता है। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बेस सेम करने के लिए यहाँ पे 2 की पावर 0 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 2 की पावर 0 ऐड कर दिया। बट अब यहाँ पे अगर देखोगे सेकंड वाले में 3 है बट फर्स्ट और थर्ड में 3 नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 3 की पावर 0 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी 3 की पावर 0 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब तीनों में बेस सेम हो गया। अब अगर बेस सेम हो गया तो हमें पता है कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन पावर की तरफ जाना है। लोएस्ट
कॉमन पावर, ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोएस्ट कॉमन पावर, अब अगर लोएस्ट कॉमन पावर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो 5 की जो लोएस्ट पावर है वो क्या है, 5 to the power of 4, ठीक है। 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 0, 2 की लोएस्ट पावर 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो HCF आया है वो क्या आएगा, 5 to the power of 4, ठीक है। ये हमारे पास HCF आया। अब इसको मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे 3 नंबर्स को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। HCF ब्रैकेट में ये तीनों नंबर्स को कॉमा करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अगर इस नंबर से 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 6 to the power of 6। देखो 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4, 6 to the power of 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 625 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस नंबर से इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हो, ठीक है, अगर आप इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और लास्ट वाले को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक भी आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, सॉरी 4 है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना, हालांकि मैं कराने एक ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम से, बट इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम, स्पेशली रियल नंबर्स की वर्ड प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। और मैं एक लॉजिक आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको एज अ फॉर्मूला कंसिडर कर सकते हो या फिर आप उसको एज अ लॉजिक कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हमेशा पहले उस लॉजिक से हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम ये समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है या फिर हमें LCM निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ना जो भी गिवन पार्ट है उसको हम देखेंगे, ठीक है, गिवन पार्ट, ठीक है। अब अगर गिवन पार्ट, ठीक है, और आंसर जो हम लाने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमारा आंसर है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे, ठीक है, क्वेश्चन को आप रीड करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आंसर जो होगा, आंसर की जो वैल्यू आएगी वो जो भी गिवन नंबर्स हैं उससे अगर छोटे आंसर आएगा, है ना, दैट मीन्स अगर जो भी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वो वैल्यूज ज़्यादा बड़ी हैं और जो आपका आने वाला आंसर है वो छोटा है, ठीक है, उस केस में आपको हमेशा HCF निकालना होगा। अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपका गिवन वैल्यूज आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में जो छोटी है बट मेरा जो आंसर की वैल्यू है वो गिवन वैल्यू से बड़ी आने वाली है, तो उस केस में, उस कंडीशन में आपको फाइंड करना है LCM, ठीक है। बहुत बच्चों को ये लॉजिक भी समझ में आ जाता है, क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं, बिकॉज HCF जो होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो उन नंबर्स को डिवाइड करो, और फैक्टर्स हमेशा गिवन वैल्यू से छोटा होता है, ठीक है। इस वजह से अगर आंसर की वैल्यू छोटी आ रही है गिवन से, दैट मीन्स हमें HCF फाइंड करना है। और LCM के केसेस में हमेशा मल्टीपल जो है वो गिवन नंबर से ज़्यादा ही, हमेशा बड़ा ही होगा। तो अगर आपका प्रिडिक्टेबल आंसर गिवन पार्ट से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हमें LCM निकालना है, इतना सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर। अब यहाँ पे देखो लेंथ हमको गिवन है, कितनी गिवन है, मैं पहले ना एक बार सारी चीजें आपको अच्छे समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ की बात करें, ठीक है, तो लेंथ हमको गिवन है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ना एक काम करो, अब इसको चाहो तो आप प्रॉपर सेंटीमीटर में लिख सकते हो। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 100 सेंटीमीटर प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसी जगह पे अगर हम लोग ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमें कितनी गिवन है, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसको 625 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिखा जा सकता है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर हम हाइट को देखें, तो हाइट हमें कितनी गिवन, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 475 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 3 हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द, ठीक है, एक रूम की ये डायमेंशंस दी हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब मुझे ये बताओ, एक आपके पास एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है ना। अब उसकी मान लो कुछ इस तरीके से कुछ डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। अब आपको एक सबसे बड़ा इंची टेप लेना है, ठीक है, जो
जो कि लेंथ को भी एग्जैक्ट मल्टीपल्स में या फिर एग्जैक्ट नंबर्स में डिवाइड कर सके, ब्रेथ को भी एग्जैक्ट नंबर्स में डिवाइड कर सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इंची टेप पूरा उस एक लेंथ जो आपकी रूम है उसको एक बार में तो नहीं नाप सकता ना, उसको कुछ टुकड़ों में नापोगे, बट वो लेंथ आपको इतनी बड़ी लेनी है इंची टेप की कि उसको एग्जैक्ट मल्टीपल्स में नाप पाए। जैसे कि वो मल्टीपल आपको जब वो इंची टेप 2 बार में वो एक पूरी लेंथ को नाप दे, 3 बार में पूरी लेंथ को नाप दे, इस तरीके से। तो वो इंची टेप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट वो इस लेंथ, ब्रेथ और हाइट से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इस केस में जो हमें फाइंड करना होगा वो क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। उम्मीद है ये बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क देना चाहिए, बिकॉज मुझे आपको देखो आपको क्या करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँगा, क्या करूँगा, सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा, है ना। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, 2 बार इनफैक्ट देखा, वो क्या होता है आपका लोएस्ट कॉमन पावर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिंपली एचसीएफ निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं निकालेंगे। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, प्रूव रूट 5 इज इर्रेशनल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10th। पूरे क्लास 10th की अगर बात करूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रियल नंबर में तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या प्रूव करना है, रूट 5 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे ना कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही हम कुछ गलत मानते हैं और फिर हम उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, और प्रूव करने के बाद फिर से हमने जब पता चलता है कि हमने जो स्टार्टिंग में, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था, जो सपोज किया था वो गलत है, दैट मीन्स जो लिखा हुआ है वही चीज करेक्ट है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे उसको ध्यान से समझो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने उल्टा सपोज किया, क्वेश्चन ने बोला इरैशनल, हमने रैशनल सपोज कर लिया। अब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, अब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर तब कहलाएगा, ठीक है, जब जब रूट 5 आपका किसके बराबर में लिखा हो, मान लेते वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। ठीक है भाई, रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे पी और जो क्यू होंगे, पी और क्यू दोनों ही क्या होंगे, आपके इंटीजर्स होंगे, दोनों ही आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और को प्राइम नंबर्स भी होंगे। ये को प्राइम वाली बात ना बहुत ज्यादा जरूरी होती है डियर, बहुत ज्यादा जरूरी। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनको सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है, वन के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म, आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हो, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब जब हमने रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, भाई हमने रैशनल नंबर माना है तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ना स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब अगर हम इन दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5, क्यू स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर में पी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप 5 को नीचे भेजो तो आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 5 बराबर में क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे जो 5 है इसका क्या मतलब है, आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 5 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात बताना मुझे, ठीक है, अगर मान लो 2 जो है, ठीक है, अगर वो आपका 16 को डिवाइड करता है, 2 जो है वो आपका 16 को डिवाइड करता है, और 16 मान लो कुछ नहीं है, 16 को अगर मैं 4 स्क्वायर लिख दूं,
ठीक है। तो अगर 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या आपका, आप ये बताओ, तो क्या अगर ये ऐसा मैं लिख दूं कि 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स 4, 2 ऑल्सो डिवाइड्स 4, है ना। अगर 2 जो है 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, ठीक है, कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 आपका पी को भी डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब अगर 5 पी को भी डिवाइड करता है, ठीक है, तो मान लो भाई, अब अगर जैसे 5 जो है पी स्क्वायर को जब डिवाइड कर रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा था ना, पी स्क्वायर बाई 5 बराबर में क्यू स्क्वायर। अब अगर उसी तरीके से 5 पी को डिवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, वो ये है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, वो ये है कि मान लो अगर आप कोई 4 स्क्वायर को जब आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, यानी कि 16 को जब आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपको आया, आपको जो आपको क्वेश्चन आया है वो कितना आया, 8 आया है, ठीक है। उसी जगह पे जब आपने इसके 4 से आपने डिवाइड किया, ठीक है ना भाई, जब आपने 4 को 2 से डिवाइड किया, तब आपके पास क्या सेम ही क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने पी स्क्वायर को जो 5 से डिवाइड किया था, तो क्यू स्क्वायर आया था। तो अगर जब आप पी को 5 से डिवाइड करते हो, मान लो कोई भी, अब हमें तो नहीं पता ना यहाँ पे पी क्या है, हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ सी आएगा, ठीक है। तो क्या, अब मैं इसको, अगर मैं 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो लिख रहा हूँ, तो क्या उसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 पी इक्वल टू 5 सी, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज्यादा 3 स्टार स्टेप है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 पी को डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं भाई, मुझे नहीं पता ना क्या क्वेश्चन आएगा, तो मैंने मान लिया सी आएगा, ठीक है। अब अगर सी आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम यहाँ पे पी इक्वल्स टू 5 सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों साइड्स का भी अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बराबर में, आपका यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5 सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसको डायरेक्टली लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर में 5 स्क्वायर और सी स्क्वायर, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। अब ये मान लो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, अब मान लो इसको 25 सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 5 क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये 5 से, ये 5 को नीचे भेजोगे तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 5 सी स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब यहाँ पे इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। देखो, 5 सी स्क्वायर बराबर अगर क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 5 सी स्क्वायर बराबर में अगर क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 डिवाइड्स, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अब अगर 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमने तो ये माना था कि P और Q को प्राइम होंगे, यानी कि P और Q को डिवाइड सिर्फ एक ही नंबर कर सकता है जो कि है 1। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई, ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, है ना। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि P और Q के 1 से ज्यादा फैक्टर है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि here P and Q are having more than one factor, hence root 5 is irrational, ठीक है।
ये आपका आपका पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम आप 5 बार आप इसको करके देखोगे, ठीक है। सेम इसी पैटर्न में रूट 2 भी आ जाता है, ठीक है, आपके और नंबर्स भी आ जाते हैं। आप इस सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके देखो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार भी आपको 2026 में भी आपको एग्जैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हालांकि ये सारे क्वेश्चन जो इस सीरीज में मैं कवर करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चन पे रिलाय मत करना, ठीक है। अपने जो प्रैक्टिस है उसको भी कंटिन्यू करना, ठीक है। PYQs को बराबर ही सॉल्व करते रहना, ठीक है। जो भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, कि किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, और कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, वो वीडियोस देख लेना। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।